और अपडेट बता दें, वोटिंग चल रही है, मतदान जारी है। 3 निगमों के लिए मतदान चल रहा है। कोटा दक्षिण में जो आंकड़ा अब तक की वोटिंग प्रतिशत का, माफ कीजिएगा, जो वोटिंग का आखिरी आंकड़ा जारी हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं। कोटा दक्षिण में 51% मतदान दर्ज किया गया है। जयपुर ग्रेटर में 1 बजे तक का आंकड़ा हमारे पास है, 34.23% मतदान हुआ है। वहीं जोधपुर दक्षिण में भी वोटिंग जारी है। मतदान केंद्रों पर भीड़ दिखने लगी है। और इस बीच सुनिए, बड़ी खबर है, बीजेपी प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी हुई है। जयपुर हेरिटेज के प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी की गई है। हेरिटेज के 100 प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी हुई है। पार्क होटल बीजेपी प्रत्याशी पहुंचे। वहीं ग्रेटर के प्रत्याशियों की भी संभव है कि बाड़ेबंदी हो जाए। तस्वीरें देखिए, बसेस पहुंची, प्रत्याशी पहुंचे, फिर ये प्रत्याशी बसेस में बैठे, फिर गंतव्य के लिए रवाना हुए और फिर इन सभी प्रत्याशियों को एक साथ होटल में रखा गया है। पार्क होटल, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी पहुंच गए हैं। लगभग 100 की संख्या में जयपुर हेरिटेज के प्रत्याशियों की यहां पर बाड़ेबंदी की गई है। तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। अभी कुछ दिनों पहले एक अलग तरह की बाड़ेबंदी नजर आई थी, तब सियासत थी, और इस वक्त चुनाव है, फिर बाड़ेबंदी नजर आने लगी है। और इस बीच आज मतदान के दौरान की कुछ तस्वीरें जो लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 5 अलग अलग जगहों से 5 अलग अलग तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें आप आमो खास सभी को वोटिंग करते देख पा रहे हैं और साथ ही मतदान कर्मियों को चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराते भी देख रहे हैं। ये 10 और तस्वीरें हैं, 10 अलग अलग जगहों की, 10 अलग अलग पोलिंग बूथ्स की, जिसमें आप देख पा रहे हैं तमाम आमो खास भी, मतदान कर्मी भी, बुजुर्ग भी, युवा भी, महिला भी, और सभी में मतदान का उत्साह भी। और अब खास लोगों की वोटिंग भी देखिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सुबह सुबह कोटा दक्षिण के वार्ड नंबर 2 में वोट डाला। बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा ने भी वोट कास्ट किया और मंत्री कालीचरण सराफ भी मतदान केंद्र पहुंचे और वोट किया। 3 और दिग्गज आपकी टीवी स्क्रीन पर, सतीश पूनिया, अशोक लाहौटी, राजपाल शेखावत निगम के दूसरे रण में, इन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और अब कुछ बेहतरीन और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले तमाम लोगों के लिए दिल लुभा लेने वाली तस्वीरें हैं। महिलाओं में उत्साह देखिए, दिव्य मतदान भी देखिए, दिव्यांगों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दिक्कत जरूर, लेकिन लोकतंत्र सबसे पहले, और इसीलिए बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब ये 2 तस्वीरें भी देखिए आप, कोटा और जोधपुर में, दोनों ही जगह आप देख सकते हैं। अगर पहाड़ भी चढ़ना पड़े और एक बार मन में ठान ली जाए तो पहाड़ आसानी से पार कर लेते हैं। कोटा और जोधपुर की तस्वीरें लोकतंत्र में आस्था को और गहरी करती हैं। और हम लगातार इस मतदान के दौरान अपने साथ गेस्ट को भी जोड़ते रहे और उनसे बातचीत भी करते रहे। इस वक्त मेरे साथ नए गेस्ट जुड़ रहे हैं। सुरेश मिश्रा जी कांग्रेस नेता हैं, मुकेश दाधी जी बीजेपी नेता हैं, स्पर्धा चौधरी मेरे साथ बनी हुई हैं, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं आरएलपी में, और मेरे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर।
मुकेश दाधीच जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मुकेश जी, मैं पूछना चाहता हूं, क्या सूंघ लिया जो, या ऐसा क्या पता चल गया जो आपको बाड़ेबंदी करनी पड़ रही है? मैं बाड़ेबंदी कहूंगा, आप उसे चिंतन कह लीजिए या एजुकेशनल टूर कह लीजिए। नमस्कार स्वप्निल जी। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं से निवेदन करूंगा कि जो लोग अभी घर पे हैं, वोट नहीं कर पाए हैं किसी भी कारण से, तो बचे हुए समय में अपना मतदान करें, क्योंकि लोकतंत्र के इस पर्व में मतदान सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इस मतदान को हम निश्चित रूप से करेंगे तो उससे लोकतंत्र मजबूत होगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी मतदाताओं से निवेदन करूंगा, अपना वोट कास्ट करने जरूर जाएं। ठीक। दूसरा, आपने कहा तो निश्चित रूप से एक जब बड़ी संख्या में प्रत्याशी जीत करके आते हैं, प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि अभी 100 के आसपास हेरिटेज में है, 150 प्रत्याशी जो है हमारे ग्रेटर में है, तो ऐसे सब लोगों का लोकतांत्रिक रूप से प्रशिक्षण होना चाहिए। उनको लोकतंत्र की सारी जानकारियां, निगम कैसे चलनी है, निगम में किस प्रकार की चीजें हैं होती हैं। अच्छा, इन जानकारियों के बिना टिकट दे दिया था? जानकारी की दृष्टि से, और नहीं, एक ऐसा है ना कि टिकट तो देते हैं और उस समय जानकारियां होती भी है, लेकिन बाकी चीजों की भी जानकारियां समय समय पे होती रहनी चाहिए सब लोगों को आगे के कार्य संचालन की। और ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, पर आपने सभी को रख लिया, आपको लग रहा है ये सभी जीत रहे हैं, 100 के 100 जीत रहे हैं, क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं, आज की डेट में तो 100 के 100 ही जीत रहे हैं सर। ऐसा कैसे कह सकते हैं अपन कि जब तक मतगणना नहीं हो जाए तब तक हम किसी को कैसे हरा सकते? कोई भी नहीं हरा सकता किसी को। ये तो लोकतंत्र का सरोकार ही है कि जब मतगणना होगी उसी के बाद, नहीं तो उसके बाद पता चल जाता तो सर आपके स्टूडेंट्स कम हो जाते हैं ना। मतलब मान लीजिए कि अगर मतगणना हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि किस किस को अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, फिर उन्हीं को ट्रेन करते हैं आप, तो थोड़ी जिम्मेदारी आपकी भी हल्की हो जाती है। अपनी मेहनत क्यों बढ़ा ली? नहीं, मैं देखिए स्वप्निल जी, मैं दो बातें आपको इसमें बहुत स्पष्टता से कह रहा हूं जिसको आप जानना भी चाहते हैं। जिस प्रकार के चुनावी को एक प्रकार से कांग्रेस ने एक साजिश के तहत किया, उसमें से प्रिकॉशनली कुछ चीजें करनी पड़ती है राजनीति में। और मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के मित्रों से जानना चाहता हूं साहब, आपने सबसे पहले जब आप ये विधानसभा चुनाव जीत के आए, जीतने के तुरंत बाद आपने कहा कि साहब हम डायरेक्ट चुनाव कराएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप डायरेक्ट कराते। फिर आपको लगा कि जनता हमारे साथ नहीं है तो आप इनडायरेक्ट चुनाव पे आ गए। फिर आपको और लगा कि ये बड़े वार्ड जो है हमारे लिए बातचीत कर चुका हूं, लेकिन ये जो इनडायरेक्ट वाला पैटर्न था वो तो बीजेपी हमेशा से चाहती थी ना सर। वो तो आपको वैसे बहुत पसंद था कि हम इनडायरेक्ट रहना चाहते हैं। नहीं, मैं वही कह हो गया सुनील जी, मैं वही कह रहा हूं। मैं ये आपको एक तो फिर इसमें क्या निशाना साधना है सर? जब मन का हो जाए तो उस पर भी निशाना साधना। लगा कि बड़े वार्ड हमको दिक्कत करेंगे, तो आप ये देखिए इसी शहर की खूबसूरती में एक समुदाय विशेष के लिए मैंने इस परिसीमन में धर्म आधारित बांटे गए या नहीं उस पर भी बातचीत की, लेकिन मैं उसमें यही कहना चाहता हूं, आप भी तो फंस गए। आपने भी तो अल्पसंख्यक लोगों समुदाय से ज्यादा टिकट बांटने आपको पड़े, आपकी पार्टी को जो इस तरह से करती नहीं है। बहरहाल मुझे और भी लोगों को शामिल करना है। सुरेश मिश्रा जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। सुरेश मिश्रा जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बाड़ेबंदी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि एक तो आपके खुद के प्रत्याशी, ऊपर से वो बागी जिन पर आपने एक्शन नहीं लिया, ऐसे में बड़ी संख्या में कमरे बुक करने पड़ जाएंगे। देखिए स्वप्निल जी, अभी चुनाव खत्म होने वाला है और 5:30 बजे के बाद में निश्चित रूप से ग्रेटर की स्थिति भी साफ हो जाएगी, कितनी वोटिंग हुई, क्या स्थितियां पैदा हुई हैं। उसके बाद में निश्चित रूप से मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी 6 के 6 निगमों में अपना बोर्ड बनाने जा रही है। जनता का पूरा भरोसा हमारे ऊपर है और जनता का पूरा साथ हमें मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सब स्थितियां सामने दिख रही हैं। नहीं, लक्ष्य तो बड़ा भी रखना चाहिए। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि आप भी बाड़ेबंदी करने वाले हैं क्या? या मतलब कहने का मतलब आप भी वो चिंतन शिविर या एजुकेशनल टूर पे तो ये प्रत्याशियों को ले जा रहे हैं, नेता करते हैं। देखिए, तो ये तो बाड़ेबंदी वाली बातें तो बीजेपी के नेता कर चुके हैं, चालू कर चुके हैं और चालू करने वाले भी होंगे। लेकिन हमारा कहना यह है कि लोकतंत्र के अंदर सब लोग अपनी अपनी जीत के लिए दावा पेश करते हैं, अपनी बात भी कहते हैं और हम सब लोग मिलकर के निश्चित रूप से कांग्रेस का बोर्ड बनाने के लिए पूरे प्रयास हर स्तर पे हर जगह करेंगे। नहीं, मतलब आप बाड़ेबंदी नहीं करेंगे कि करेंगे? ये तो जवाब ही नहीं मिला ना। देखिए, ये स्थितियां सामने आने पर डिपेंड करेगी। अभी मैं कह रहा हूँ 5:30 बजे का समय बाकी है, ग्रेटर का भी रिजल्ट सामने आ जाए, कितनी वोटिंग परसेंटेज हुई है, उसके बाद में शाम को हम लोग मिलकर तय करेंगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
ठीक है, कांग्रेस का कोई व्यक्ति कहीं छोड़ के भागने वाला नहीं है, इसलिए हमें को बाड़ेबंदी की अवस्था भी नहीं है। आप में से कौन छोड़ के भागेगा? आप तो इस भरोसे भी गए कि अगर बागी जीत गया तो वो तो अपना ही है, तो आपको छोड़ के भागने की जरूरत क्या है? जो जीतेगा वो तो अपना है। निश्चित रूप से स्वप्निल जी, मैं ये मैं कह रहा हूं, बाड़ेबंदी हम कतई ना पहले कभी किए नहीं, लेकिन फिर मेरा सवाल वही था जो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है कि फिर विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में भी कोई बागी हो तो वो अपना ही होगा, उस पर फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई मत कीजिएगा। देखिए स्वप्निल जी, ये राजनीति में एक परंपराएं बन चुकी हैं कि निश्चित रूप से जिस प्रकार की स्थितियां बनती हैं लोकतंत्र के अंदर, लोग इस प्रकार के आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो मजबूत स्थिति में खड़े हुए हैं और साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, स्पर्धा जी, कहां पाती है पार्टी फिलहाल खुद को, आरएलपी, इन नगर निगम चुनावों में? देखिए मतलब कुछ चीजें तो जितने संख्या में आपके प्रत्याशी हैं, जितने वार्डों में आप ताल ठोक रही हैं, जयपुर में या जोधपुर या कोटा में, जहां भी, आप भी सच्चाई जानती हैं, बोर्ड नहीं बन रहा है आरएलपी का। मतलब नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स के हिसाब से मैं कह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन नगर निगम चुनावों में पार्टी खुद को कहां पाती है और इसके बाद वो आगे के लिए क्या देखती है? देखिए स्वप्निल जी, जो आपका प्रश्न है कि बोर्ड नहीं बन रहा है, हम मानते हैं कि हमने नगर निगम चुनाव में शुरुआत करी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ये शुरुआत एक बहुत अच्छी दिशा की तरफ जाएगी। अभी पार्टी को बने हुए 2 साल ही हुए हैं, पिछले 2 दिन पहले ही हमने हमारा स्थापना दिवस मनाया है। अगर उस स्थिति से हम देखते हैं तो आज हम राजस्थान में भी विपक्ष की भूमिका में 3 एमएलए और 1 सांसद के रूप में बैठे हैं, और नगर निगम चुनाव में भी निश्चित तौर पे जयपुर और जोधपुर में हमारा खाता खुलेगा। और अगर हम 1 सीट भी जीतते हैं जयपुर में और जोधपुर में, तो निश्चित तौर पे एक मजबूत विपक्ष की भूमिका आरएलपी कहीं ना कहीं नगर निगम के बोर्ड में भी निभाएगी। 1 की संख्या पर मैंने ये कहा है 1 की संख्या नहीं, कि खाता भी खुलता है। अगर हमारा 1 बना भी, हाँ, तो मतलब पार्टी एक कदम आगे बढ़ी। लेकिन चलिए मान लीजिए आने वाले भविष्य में या अगले नगर निगम चुनावों में पार्टी खुद को कहां देख रही है? सर देखिए, हम हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश में देखेंगे तो हर जगह तीसरे पार्टी का अस्तित्व है। किसी भी प्रदेश को उठा के देख लिया आप, राजस्थान में आज तक जनता के पास विकल्प नहीं था, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, या तो कांग्रेस को वोट दे दीजिए या बीजेपी को दे दीजिए। लेकिन दोनों ही सत्तारूढ़ पार्टियां जो राजस्थान में रूल कर चुकी है, उनसे कहीं ना कहीं आज राजस्थान का युवा, महिला, नहीं, लोगों ने कभी तीसरे पार्टी को बनने नहीं दिया क्योंकि उनको चुना नहीं। आपको चुनेंगे इस बात की क्या गारंटी है? देखिए, बनने नहीं दिया ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है किसी ने बसपा पैर नहीं जमा पाई, किया नहीं। इसके अलावा अगर आपको याद हो किरोड़ीलाल मीणा जी ने भी एक कोशिश की थी, वो भी नहीं सेट हो पाए। उससे पूर्व में भी कुछ पार्टियों ने कोशिश की, वो भी सेट नहीं हो पाए। तो आप उनसे कैसे अलग रहेंगी? देखिए मेरी बात सुनिए, जब कांग्रेस और बीजेपी का स्थापना हुई थी ना, तब भी ये स्थिति आया करती थी कि बीजेपी के पास पहले ग्रामीण क्षेत्रों में झंडा उठाने वाला नहीं मिलता था और कांग्रेस के पास शहरी क्षेत्रों में नहीं मिलता था। तो हम लोग भी उसी तर्ज पे संघर्ष कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे पार्टी आने वाले पंचायत चुनाव में, आने वाले नगर निगम के चुनाव में 5 साल बाद और विधानसभा चुनाव में एक मजबूत स्थिति से अपना पक्ष रखेगी और एक मजबूत स्थिति में। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूं। देखिए, मरुधरा की मिट्टी में कुछ तो ऐसा था कि अब तक तीसरा मोर्चा यहां पर बन नहीं पाया। लोगों ने भी उसे कोई बड़ी संख्या में कभी बनने नहीं दिया या फिर बहुत ज्यादा देर तक पनपने नहीं दिया। लेकिन आरएलपी में कुछ तो डिफरेंस है, कुछ तो डिफरेंट है, वो अलग अलग चुनावों में नजर आ रहा है। लेकिन क्या अगले नगर निगम चुनाव तक या उसके अगले नगर निगम चुनाव तक आप एक मतलब मुकाबला त्रिकोणीय होता देख पा रहे हैं कभी भी, आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद? देखिए स्वप्निल जी, क्योंकि आरएलपी बहुत ज्यादा तादाद में लड़ नहीं रहे, केवल 23 लोग लड़ रहे हैं इनके। 15 पुरुष और 8 महिलाएं लड़ रही हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर वार्ड की संख्या देखी जाए तो ये तो है ही नहीं। अब ये तो बीजेपी के साथ थे, केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के साथ थे, और इसी कारण से अब ये विधानसभा भी उनका समर्थन करते हैं। अब ये आज किस स्थिति में कह रहे हैं कि दोनों सत्ताधारी पार्टी हम विरोध करते हैं दोनों का। अब दादी जी को पता होगा कि अंदर से क्या इनके घुसपैठ हुई है, क्या हुई है, पता नहीं। सतीश पुनिया से नाराज हो गए या किससे नाराज हो गए, मुझे नहीं पता कुछ। लेकिन आज की स्थिति में ये कह रहे हैं कि हम तो कृषि बिल के खिलाफ है और हम जाएंगे और पंचायतों में खिलाफ।
अभी बहुत हनुमान बेनीवाल मेरे भी पुराने मित्र हैं और मैं उनसे मिलता रहा हूँ, लेकिन जिस तादाद पे कह रहे थे, जिस आने वाले चुनावों पे नजर होगी इसलिए निशाना साध रहे हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट लड़ना है, ऐसा लगा कि नहीं स्वप्निल जी, क्योंकि राजस्थान में थर्ड फ्रंट कभी सक्सेस नहीं हो पाया। बीएसपी भी केवल कितने लोग लड़ रहे हैं, 17 तो पुरुष लड़ रहे हैं, 10 महिलाएं लड़ रही है, 27 बीएसपी के पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं कैंडिडेट। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मेरे को नहीं लगता है कि बहुत प्रभावी आप पार्टी तो वो ही नहीं ले पाई, इलेक्शन कमीशन ने उनको अलाउ ही नहीं किया। तो यहाँ पर जो मिली जुली जो होते थे, इससे ज्यादा निर्दलीय जीत के आ जाएंगे। निर्दलीय में बहुत ज्यादा तादाद होगी इस बार। यही कारण है, देखिए बीजेपी ने तो जीतने से पहले ही अपने प्रत्याशियों को ले गए, चाहे जीतो मत हारो, हमारे प्रत्याशी हमारे पास रहने चाहिए, क्योंकि दल बदल कानून लागू नहीं होता पार्षदों में। जब अगर मेयर का चुनाव होगा तो दल बदल कानून नहीं लागू होगा, तो क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के पास साधनों का सदुपयोग करेंगे, वो प्रशासन का उपयोग कर सकते हैं, तो कहीं से भी कहां से उठा कर कहां ले जाए आपका, आप देखते रह जाओ। तो ये प्रशासनिक दृष्टि से कांग्रेस मजबूत है, क्योंकि सुरेश मिश्रा जी कह रहे हैं अभी तक रीति नीति तय नहीं की है, लेकिन इनके शांति धारीवाल तो कह ही चुके, जीतेगा जो हमारा है। हमने तो किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। तो इसलिए बड़ी अलग स्थिति होगी। जीतने के बाद कांग्रेस चाहेगी कि वो कितने जीत पाती है, क्योंकि हेरिटेज में प्रभाव कांग्रेस का है, ग्रेटर में बीजेपी का दिखता है। और देखिए जोधपुर में भी स्थिति बराबर सी लग रही है। कोटा में भी खुद आज लोकसभा अध्यक्ष मतदान करने आगे, क्या संदेश देने आगे कि मैं कोटा का हूं और कोटा मेरा है, इसलिए कम से कम मेरी लाज जरूर रखना। शांति धारीवाल इससे पहले उत्तर क्षेत्र में रहते थे, वो वोट डाल के आए। मुख्यमंत्री जी वोट डालने नहीं गए, मुख्यमंत्री जी के पुत्र और उनकी पुत्र वधू गई थी। तो ये देखिए, और जोधपुर में आज अभी तक गजेंद्र सिंह जी ने के परिवार ने डाला है, गजेंद्र सिंह जी ने नहीं डाला है। तो ये अशोक लाहौटी डाल चुके, रामचंद्र बोरा डाल चुके, और बहुत सारी जो मैं भी वोट अभी डाल के आया। आपके बोलते बोलते ही मुझे एक बात और याद आई, चूंकि मुकेश दाधी जी उस बारे में बोलना चाह रहे थे, हालांकि मैं वो चर्चा में सुबह कवर कर चुका था, मैं 3 से 4 बजे तक डिबेट में उस टॉपिक को कवर कर चुका था, लेकिन उन्होंने फिर वो टॉपिक निकाला है। ऐसे में मेरा एक सवाल बच गया था उस समय पूछना, वो मैं अब पूछ लेता हूं। मुकेश दाधी जी, आप परिसीमन पर और वार्ड जिस आधार पर बांटे गए उस पर बात करना चाहते थे। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है वो कांग्रेस का एक स्मार्ट मूव हो सकता है वो कांग्रेस की रणनीति का एक हिस्सा रहा हो, और शायद इसीलिए आपने जो अपना थिंक टैंक नगर निगम चुनावों के लिए बनाया, उनमें से सब किसी न किसी रूप में या तो आरएसएस बैकग्राउंड के माने जाते हैं या फिर आरएसएस सपोर्टर माने जाते हैं, जैसे आपके केंद्रीय मंत्री, फिर सतीश पूनिया। कहने का मतलब यह कि फिर आप भी उसी चाल पर अपनी रणनीति को बनाने लगे क्या? देखिए स्वप्निल जी, आपके प्रेस के हिसाब से कोई किसी भी चीज का आंकलन किसी भी चीज से किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला कार्यकर्ता, वो चाहे किसी भी माध्यम से संगठन में काम करता हो, उसकी उपयोगिता उसी प्रकार की है। संगठन में काम करते करते और संगठन में काम करते करते ही वो निश्चित रूप से, मेरे जैसे सामान्य परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष है, ये केवल बीजेपी में ही संभव है। इसलिए इसको किसी कैडर के साथ, किसी विषय के साथ जोड़ना, मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी व्यक्ति के साथ है। और निश्चित रूप से हम जिस मातृ संगठन से जुड़े हैं, जिन्होंने वर्षों से हमें संस्कार दिए हैं, आगे बढ़ने का रास्ता दिखा है, एक विचारधारा के आधार पे काम करने का रास्ता दिखा है, तो उनके प्रति निष्ठा होना है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं पूछ रहा था कि क्या एक ही तरह की रणनीति आपस में टकराने की कोशिश कर रही है, बस विपरीत धड़ों की। सुरेश मिश्रा जी, आपका कोई रेस्पॉन्स है इस पर? नहीं, अगर कोई स्मार्ट, अगर आपने कोई स्मार्ट रणनीति खेली है तो स्वीकार कीजिए, खेलिए, इसमें बुराई क्या है? खेलिए तो खेलिए। देखिए निश्चित रूप से, देखिए स्वप्निल जी, निश्चित रूप से मान के चलिए जिस प्रकार से परिसीमन किया गया, उसमें इस बात का प्रयास किया गया है कि जनता को ज्यादा सुविधाएं मिल पाए, उनकी जो समस्या है उनका निवारण हो पाए, इसलिए छोटे वार्ड बनाए गए। उन छोटे वार्डों के अंदर इस प्रकार से परिसीमन किया गया कि निश्चित रूप से हर व्यक्ति की अप्रोच उस पार्षद तक बन पाए, इसलिए ऐसा परिसीमन हुआ है। इसको जाति के समाज के हिसाब से बांटने का जो प्रयास बीजेपी कर रही है वो गलत है। वो सरासर गलत है। सुरेश जी, मैं केवल आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा तरीका है सर कि एक जगह 5,000 का वार्ड है, एक जगह 13,000 का वार्ड है, एक छोटे से कस्बे में 400 वोटर का वार्ड है, एक छोटे से कस्बे
में 1200 वोटर का वार्ड है। हाँ। ये कौन सी रणनीति है सर? ये तो समझाइए, इससे कौन सा फायदा होगा जनता को? प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन आप रिलीजियस एंगल निकाल रहे हैं, उस पर बात हो रही थी। हाँ श्याम जी, क्या बोल रहे हैं आप? स्वप्निल जी, इससे पहले वसुंधरा जी के शासन में भी परिसीमन हुआ था। 71 से 91 वार्ड किए गए थे। परिसीमन होता रहता है। आप तो हाई कोर्ट में गए थे, हुआ क्या? आपको खारिज कर दिया वार्ड। आपने भी तो अभी मुस्लिम कैंडिडेट खड़े कर दिए। अब ये क्या है कि आप ये कह दो कि यहाँ पर ये अभी जो देवनानी जी आपके प्रभारी हैं, जो कि मेयर का, और मदन दिलावर जी, देवनानी जी आरोप लगा चुके हैं। क्या ठीक है, शुक्रिया करता हूं मैं आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार महाकवरेज जारी रहेगा, पल पल की अपडेट्स तमाम मतदान से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हमें मिल रही है, गुर्जर आंदोलन पर यह इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। कर्नल बैसला के तेवर थोड़ा नर्म दिखाई दे रहे हैं। पीलूपुरा में कर्नल ने एक संबोधन किया है। उन्होंने कहा कि सीएम ने मुझे आश्वासन दिया है, अशोक चांदना को मौका दो, चांदना आए और बताएं सरकार ने क्या किया। तो ये एक बड़ा अपडेट है इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट। कर्नल बैसला जो कि सुबह से पीलूपुरा में है और लगातार कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, हम उस समझौते को नहीं मानते जो जयपुर में हुआ है कुछ लोगों के द्वारा। लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया है कि अशोक चांदना को मौका दो, अब चांदना आए और बताएं सरकार ने क्या किया। इसके साथ ही विजय बैसला ने भी दावा किया है कि 3 घंटे में अशोक चांदना पीलूपुरा पहुंचने वाले हैं। सरकार द्वारा पूरी की गई मांगों का वो ब्यौरा देंगे, उसके बाद देखेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी बाबूलाल से। बाबूलाल, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, कर्नल बैसला ने ऐलान नहीं किया था कि गुर्जरों को पटरी पर जाना चाहिए। इसके बावजूद कुछ गुर्जर युवा पटरी पर चले गए, फिश प्लेट उखाड़ दी और उनके जो बेटे हैं विजय बैसला, उन्होंने जाके और युवाओं को समझाने की कोशिश की। वो उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग आ नहीं रहे हैं। तो एक तरह से कर्नल बैसला ने कहा नहीं, इसके बावजूद यहाँ तक युवाओं का जाना ये संकेत देता है कि उनकी पकड़ कहीं ना कहीं ढीली हुई है। और अगर वो सब उनके ऐलान के बाद कोई बात होती तो कुछ समझ में आना चाहिए था। लेकिन फिलहाल जो चीजें चल रही हैं उसे देखकर ये लग रहा है कि उन्होंने कहा रुकिए, इसके बावजूद जब लोग जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो स्वीकार्यता है वो कहीं ना कहीं घट रही है। आपको अपने लोगों को मैसेज देना चाहिए था। पहले जब वो आए थे तब कहा था कि कोई रोड पे नहीं जाएगा, कोई नहीं गया। लेकिन जब उन्होंने 3 घंटे का टाइम मांगा कि 3 घंटे में सरकार का कोई मंत्री यहाँ पर पहुंच रहा है, इसके बावजूद लोग चले गए और विजय बैसला जाकर के समझाने लगे और फिश प्लेट को कुछ उन्होंने लगवाने की कोशिश भी की है। लेकिन रेलों का आवागमन जो है फिलहाल रोक दिया गया है, दिल्ली मुंबई जो ये रेल मार्ग है इसके ऊपर। और अभी जो कर्नल बैसला कोई डिसीजन ले नहीं पाए हैं। फिलहाल वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि सरकार की ओर से जो कल बातचीत हुई है, जो लोग बातचीत करके मतलब बाबूलाल साधारण शब्दों में कहें कि थोड़ा सा ऐसा लगा कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, जो कि उनके कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने इस बारे में अभी कहा भी नहीं, इस बारे में सोचा भी नहीं, उससे पहले ही स्वतः चीजें होने लगी और इसलिए इस तरह का संबोधन। जी बिल्कुल, क्योंकि वो चाह रहे थे कि मंत्री अशोक चांदना को वक्त देना चाहिए था। सब जब कर्नल बैसला यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि सरकार कोशिश कर रही है, कल जो लोग बात करके आए हैं तो क्यों नहीं मंत्री अशोक चांदना से उनकी बात हो जाए। उनकी बात हुई, अशोक चांदना ने कहा कि वो कुछ घंटों में कोशिश करेंगे कि वो वहां पर पहुंचे। लेकिन इस बीच ही जो युवा है समाज के वो पटरी पर चले गए, जबकि ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया था। सरकार की ओर से जो काम किया गया उसका ब्यौरा जो है अशोक चांदना ने देने की कोशिश की। उनका जो मोबाइल है वो स्पीकर पर लाया गया और सब लोगों को सुनाई गई बात। और उसके बाद में उन्होंने कन्विंस किया कि सरकार ने जितनी भी आपकी मांगे थी वो मान ली है। आंदोलन करना इस वक्त बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है। आंदोलन चलेगा तो फिर भर्तियां नहीं होंगी, परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी, तो समाज के लोगों का, युवाओं का नुकसान हो जाएगा। तो ये बातें चल ही रही थी। इसी बीच में लड़के बाहर निकल करके और पटरी तक पहुंच गए। तो अभी भी चीजें बातचीत से हल हो सकती हैं, ये आशा दोनों धड़ों को है बाबूलाल। और इसलिए मेरा आपसे सवाल है, इसलिए प्रशासन भी थोड़ा मतलब नजर तो बनाए हुए है लेकिन एक्शन मोड पे नहीं है, क्योंकि अगर कुछ युवक पहुंचे तो अभी कानून तो कुछ लागू हो गए जिन पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन फिलहाल वैसी कोई स्थिति बनी नहीं है। सौहार्द कायम है, बिल्कुल कायम है। कोशिश यही है कि शांति से निपटारा हो जाए। कल जो बात बनी है जयपुर में उसका ब्यौरा सरकार ने देने की कोशिश की है।
हिम्मत सिंह गुट के लोगों ने कहा कि पूरी मांगे मान ली गई हैं। कर्नल बैसला को कन्विंस किया जा रहा है कि आप आंदोलन बिल्कुल ना करें क्योंकि ऐसी कोई मांग बाकी है नहीं। बैकलॉग का जहां तक सवाल है तो क्योंकि जो एसबीसी आरक्षण है तो उसमें बहुत सारी पेचीदगियां होती है, SC ST में तो ये चीजें लागू होती है, लेकिन क्योंकि गुर्जर आरक्षण में ये चीजें नहीं हो सकती, बहुत सारी जटिल प्रक्रियाएं होती हैं और इसके लिए बहुत नए तरीके से कानून संभव ही नहीं है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।